Very good morning to all of you. Welcome to channel, guys. And this is the second episode of this Topper Stock series. And आज हम लोग बात करेंगे। कल फर्स्ट एपिसोड था और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, बातचीत किया था जेआरएफ होल्डर से। And again, we are again in this session. In this episode, we will talk about the strategy and plan of JRF holders जिन्होंने इस ईयर JRF क्लियर किया है। सो अभी मैं दोनों को वेलकम करना चाहूँगा। वेलकम टू channel and very very congratulations to both of you, Vanita and Gaurav. Am I Thank audible? you very much, sir. Yes, yes. जी सर। Yes. बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को और जेआरएफ का। एंड हम लोग अभी बात करेंगे आपकी प्लान, आप स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे आपने स्टडी की, क्या आपका प्लान था, उस सब के बारे में, ताकि जो नए एस्पिरेंट हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट हो इस सेशन के माध्यम से। ओके, सो वन बाय वन मैं क्वेश्चन पूछूंगा और यू कैन जस्ट आंसर इन यू पे। तो पहले आप लोग ओके अपनी, सर। अपनी थोड़ी एजुकेशन के बारे में बताएंगे कि बेसिकली आप कहाँ से हैं और क्या बैकग्राउंड है, एजुकेशन कहाँ से किया, एमए बीए। सो लेट्स स्टार्ट विद द गौरव। Sir, actually, I am born and brought up in West Bengal, Kolkata. ओके ओके So मेरा actually completely pure science background था. मैं civil engineer था. ओके After completion of my BTech in civil engineering, उसके बाद मैं 2 to 3 years real estate field में काम किया. ओके उसके बाद सर थोड़ा मेरा एक्चुअली लेबर सेफ्टी एंड उन लोग का प्रोटेक्शन के ऊपर थोड़ा ज्यादा ओरिएंटेशन था. तो इसीलिए आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर TISS एंड JNU. I was cleared JNU sociology and TISS community master of social work. So ओके I decided to go for TISS and then मैंने हम अपना TISS complete किया 2022 में. ओके And I was already working in some grassroots level organization and simultaneously preparing for UGC NET and JRF. It was my first attempt. ओके। तो आपने जॉब के साथ साथ आपने तैयारी की है ना? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो लोग जॉब के करते हैं और उनको लगता है कि शायद तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो जॉब के साथ तैयारी हो सकती है और जेआरएफ भी क्लियर हो सकता है। सो इट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज वी थिंक। ओके, एंड वनीता, यू कैन टेल। जी सर। जी मैं उड़ीसा से हूँ। ओके मेरा MSW था इस एक प्राइवेट कॉलेज में। ओके देन ए मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। मेरा 2 अटेम्प्ट में नेट क्लियर हो गया था, ओके लेकिन अभी मेरा JRF क्लियर हो गया है। हाँ तो ओके ओके अभी अभी हुआ है। तो मैं फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में आपकी क्लास करती थी, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं दे पाती थी। अभी पूरा कंप्लीट से आपकी वीडियो देखती थी। और मैं आपकी पेड क्लास में नहीं हूँ, मैं आपकी फ्री क्लास करती थी हमेशा। यस 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 यस। फ्री क्लास से मैं ही मतलब मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ आपकी पेड क्लास से नहीं, फ्री क्लास में भी बच्चे JRF क्लियर कर सकते हैं। राइट राइट, बहुत सारे वीडियो मैंने ऐसी थैंक वजह यू। से अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पर। फ्री में कंटेंट है, जो लोग नहीं एक्सेस कर पाते, जो लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, तो दे कैन एक्सेस फ्री कंटेंट ऑन यूट्यूब। एंड जिन लोगों को लगता है कि ये एक दो बार जी एग्जाम देने के बाद क्लियर नहीं होता है, तो कुछ स्टूडेंट गिव अप कर देते हैं, तो दे शुड नॉट गिव अप। उनको कंटिन्यू करना चाहिए स्टडी। और इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट का जेआरएफ नहीं हो पाया, उनके मैसेज आए थे मेरे पास। तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग थोड़ा कंटिन्यू करिए स्टडी, अगले बार दोबारा से एग्जाम दीजिए, 6 मंथ बाद दोबारा होगा, तो आपका हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, किसी स्टूडेंट को थोड़ा टाइम लगता है, कोई जल्दी एक बार में क्लियर कर लेता है। ओके, सो अभी हम लोग बात करेंगे पेपर वन और पेपर टू की स्ट्रैटेजी के बारे में। पहले हम बात करेंगे बेसिकली टाइम के बारे में। आप लोग कितना टाइम देते थे दोनों पेपर के लिए, अलग अलग, पेपर वन के लिए, पेपर टू के लिए? सो पहले आप गौरव बताइए, किस प्रकार से आपका टाइम टेबल था, क्या टाइमिंग थी, कितना आप पढ़ते थे पेपर वन के लिए, पेपर टू के लिए? सर एक्चुअली मेरा तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो इस दौरान मेरा मैथ एंड ये रीजनिंग का पार्ट थोड़ा स्ट्रांग ही था. ओके तो इसीलिए मैं मैथ में थोड़ा देख लेता था क्या क्या मैथ एंड रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन आ सकता है. तो इसीलिए मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया. ओवरऑल जो देखा था ज्यादा टफ नहीं था यूजीसी नेट का सिलेबस. तो हम्म इसीलिए उसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं आया था. और जहाँ रहा था जो एंटायर जो भास्ट सिलेबस है, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो अपना सोशल वर्क का पार्ट टू पेपर टू में आता है. यस लेकिन अदर पीपल्स एंड एनवायरमेंट को अगर हम अगर गो टू द बुक, सर तो एक्चुअली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फर्स्ट पेपर में ज्यादा प्रायोरिटी दिया था. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं करते गया, हर दिन ही करता था मैं, कोई ओके चैप्टर वाइज करके. तो करते करते मैं जो भी ऑप्शंस रहता था उसको गूगल में भी सर्च करता था. और कभी कभी कुछ और भी, जैसे यूट्यूब में जैसे अनअकैडमी एंड बायजूस का कुछ कुछ नॉर्मल वो लोग क्लासेस देता है, जो ऑनलाइन में कुछ अपडेटेड क्लासेस रहता है. तो उसको हम्म मैं कभी कभी देख लेता था, उसको स्क्रीनशॉट मार के रखता था जो जो क्वेश्चन वो लोग कराता था.
तो वही लास्ट का महीना में मैं वही सभी देखता था अपना मोबाइल से, नहीं तो लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट्स। एंड उसके बाद जो भी मेरे को थोड़ा लगता था सही हो सकता है, अपना थोड़ा स्ट्रेटेजी था सर, इधर मैं नहीं पढ़ूंगा, ये मैं छोड़ूंगा। शायद ओके वो मेरा थोड़ा ज्यादा काम में आ गया ओके इस साल के ओके लिए। तो टाइम मेरे को बहुत कम मिला था, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पाया, तो यही बात ओके। और टाइमिंग का आप है। कितना टाइम देते थे पेपर वन पेपर टू के लिए, मतलब घंटे के हिसाब से अगर बात करें डेली? पेपर टू में तो सर बेसिकली आपका जो एप्स था उसमें ज्यादा मैं मॉक ही देता था। ओके और जो मेरा दूसरा जैसे आर्यन का बुक था उसका भी जो मॉक था उसका भी मैं देता था, यही मेरा स्ट्रेटजी था। और मेरा थोड़ा सोशल वर्क का बेस थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर ही था, मतलब मैं ओके। सोशियोलॉजी भी बढ़िया से पढ़ा हूँ तो मेरा क्लियर था। तो इसीलिए मेरे को तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस करने के समय में मेरे को देखा, पहले जब पहला मॉक दिया मेरे को हम्म 60 नंबर आया। तो मैं देखा थोड़ा मेरा बेसिक स्ट्रांग है, तो इसे धीरे धीरे मैं करते गए और नंबर देखा इंक्रीज ही होते गया। उसके बाद मेरा बुक से आपका जो नोट्स है, शॉर्ट नोट, आप जो हाईलाइट मिनिमलिस्ट देते थे उनको थोड़ा हम्म। पढ़ते थे ऐसे। पेपर वन पेपर टू है, पेपर टू के लिए हर दिन तो मॉक मैंडेटरी था। ओके और कभी कभी इंटरवल देते थे, टोटल पेपर टू के लिए 2 से 3 घंटा देते थे। और पेपर वन के लिए सर 1 घंटा देते थे, 4 आवर्स मैक्सिमम सर। और कभी कभी नहीं हो पाता था, लेकिन खूब ही हैphazard हो गया था मेरा एग्जाम, यही सर। ओके ओके ओके। तो स्ट्रेटजी जो है सबकी अलग अलग होती है, जैसे कि इन्होंने बताया कि उनकी जो स्ट्रेंथ थी उन्होंने उसको समझा और उसके अनुसार टाइम दिया कि पेपर वन में हमको कितना देना है, पेपर टू में कितना देना है। और जैसे पेपर टू में मॉक टेस्ट उन्होंने लगाया, उनको पता था कि उनके बेसिक्स क्लियर है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ज़्यादा हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं और बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंस भी आता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपकी स्ट्रैटेजी आपकी अलग होती है, सभी की स्ट्रैटेजी अलग होती है। ओके। एंड टाइम आपको उसी के अनुसार देना होता है कि आपको थ्योरी पढ़ना है या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो ऐसे करके आपको स्ट्रैटेजी बनानी होती है और उसी के अनुसार टाइम देना। ऐसा नहीं है कि किसी को आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है या बहुत कम पढ़ना है, आपको जितना लग रहा है, आपको लग रहा है कि 5 घंटे में पढ़ लेंगे हम या 6 घंटे में या 4 घंटे में, तो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए और पढ़िए। ओके बनीता, यू कैन टेल अबाउट योर स्ट्रैटेजी एंड प्लान। सर मेरा स्ट्रैटेजी यही था कि मैं पहले हमेशा के लिए उस सिलेबस को एकदम से थॉरोली मैं क्लियर कर लेती थी। ओके और जो मुझे स्ट्रांग लगती थी थोड़ा मैं उससे सीखती थी। और जो हमें इजी लगता था उसे मैं पहले पढ़ देती थी। ओके उसके बाद पेपर टू हमारा ये हमारा पेपर टू एमएसडब्ल्यू था, इसलिए तो हम थोड़ा पेपर टू स्ट्रांग था। लेकिन ओके पेपर वन को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता था। ओके मैथ हो सकता है और एनवायरमेंट, ये सब थोड़ा हमें स्ट्रांग देना पड़ता था टाइम। ओके। इसलिए मैं पेपर वन को बहुत टाइम देती थी। वो को थोड़ा उससे थोड़ा कम, 1-2 घंटे कम। देन प्रीवियस ईयर को मैं पेपर टू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमेशा मैं प्रैक्टिस करती थी। एक दिन में एक पेपर क्लियर करती थी। अ, इससे बहुत हेल्प हुआ कि हमें हमें नॉलेज हो सकता था कि प्रीवियस कहाँ हमें पढ़ना चाहिए। ये मेरा स्ट्रैटेजी था। ओके, बिल्कुल सही बोला कि पेपर टू में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन, उससे हमको आइडिया लगता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या कंसेप्ट हमको डेवलप करना है। ओके। एंड आप जैसे देख सकते हैं ये एक साइंस बैकग्राउंड से है, उनकी उनकी अलग स्ट्रेंथ है। और ये इन्होंने MSW किया हुआ है, तो कुछ लोगों का मैथ पोर्शन स्ट्रांग नहीं होता है तो उनको पेपर वन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, पेपर टू स्ट्रांग होता है। तो आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि स्पेशली जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते तो उनको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, DI में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। यू शुड डिवोट योर टाइम ऑन दैट पोर्शन स्पेशली इन पेपर वन। ओके। एंड व्हाट अबाउट बुक्स एंड ऑल, लाइक आप लोगों ने क्या बुक से पढ़ा है या नोट्स बनाए हैं अलग से? नोट्स बनाने का क्या तरीका था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है बुक्स जितना लिखा होता है उतना ही नोट्स बना देते हैं, तो उनका अपने आप में पूरा बुक्स बन जाता है। तो नोट्स कैसे बनाए, बेसिकली ये मेन क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का। गौरव। सर एक्चुअली मैं थोड़ा नोट्स बनाने की मैं नोट्स नहीं बना पाया, लेकिन नोट्स बनाने में जो लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं प्रोडक्टिव वे में देखा जो मैं जल्दी जल्दी, मतलब जिस का तरह मेरा मतलब दिमाग में चला जाए, मतलब जब मैं ओके क्वेश्चन देखूंगा उसमें तो 4 तो ऑप्शन मिल रहे हैं, तो ओके मैं तो एलिमिनेट कर पाऊंगा, ये मैं स्ट्रेटेजी देखा। ओके कोई ओके। तो मेरे याद को नहीं पकड़ रहा है ना, याद समझ गया है। तो हम्म। इसीलिए सर नोट नहीं बनाया। और मैंने उन्हें सर आपका थोड़ा थोड़ा कभी कभी देख लेता था। और जो ओके स्क्रीनशॉट भी आपका कुछ कुछ स्क्रीनशॉट को काट करता था। ओके तो ओके यही पकड़ लीजिए, मोबाइल में ही स्टोर रहता था, कभी कभी चलते चलते भी देख लिया, बस से आ रहा हूँ तो देख लिया, काम करते करते। तो ऐसे करके इसके साथ जुड़ा था, लगाव था। तो शायद ये लगाव ही मतलब एक रिजल्ट में कन्वर्ट होता है सर, ये मेरे राइट को राइट। स्ट्रेटेजी थी। बिल्कुल बिल्कुल, डेडिकेशन होना चाहिए बस। अगर आप नोट्स नहीं बनाते, फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बुक से पढ़ लेते हैं डायरेक्ट,
जैसे कि मैंने भी नोट्स कम बनाए थे, मैंने डायरेक्ट बुक से पढ़ा था अंडरलाइन करके। तो आप कैसे पढ़ पा रहे हैं? बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको लिखना होता है, तो वो लिख करके पढ़ सकते हैं या अंडरलाइन करके पढ़ सकते हैं या उसके नोट्स बना सकते हैं या डायरेक्ट बुक से पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने बोल दिया कि जिसका जेआरएफ हो गया कि नोट्स बनाए या डायरेक्ट बुक से पढ़ा है, तो आपकी स्टडी अलग हो सकती है, हर स्टूडेंट की अलग स्टडी होती है। तो आप देखिए आप कैसे एकदम बेहतर तरीके से याद कर पाते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं एकदम अपने क्वेश्चन में। ओके। एंड वनीता, आपने कैसे इसको बुक से पढ़ा या नोट्स बनाए, किस प्रकार से पढ़ा? जी सर मैं बुक से तो पढ़ती थी, लेकिन मेरा एक नोट था मेरे खुद के समझने के लिए, की ओके पॉइंट्स को मैं नोट करती थी। ओके। आ, उसे क्या कहते कि हमें बार बार नहीं पढ़ना पड़ता था कोई। राइट। जब मुझे क्लियर डाउट होता था तो मैं की पॉइंट्स को ही देख के याद कर देती थी। ओके ओके अब बुक से भी पढ़ती थी और आपकी सारी ऑनलाइन क्लास भी करती थी। ओके। जब भी मुझे टाइम मिलता था तो आपकी क्लास में ही फॉलो करती थी। यस यस। ओके, सो पेपर टू में बेसिकली बहुत सारी क्लासेस मैंने अपलोड की हुई हैं पेपर टू की, तो बहुत सारे वहाँ से आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को। और बाकी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वीडियो से देख करके नोट्स बना लेते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप नोट्स बना सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं या बुक पढ़ सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल ज़्यादा है, जिस तरीके से आप क्वेश्चन लगा पाएंगे या कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, वो तरीका फॉलो करिए। क्योंकि इट्स नॉट बहुत ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक ही तरीका कि आपको बुक्स ही पढ़ना है या नोट्स ही बनाना है। जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं वो तरीका अपनाइए। एंड अगर हम बात करें पेपर वन की, पेपर वन में प्रीवियस क्वेश्चन और पेपर टू में प्रीवियस क्वेश्चन का कितना ऐसा इंपॉर्टेंस होता है बेसिकली एग्जाम परस्पेक्टिव की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पीवाईक्यू नहीं लगाते हैं। उनको लगता है कि पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाद एक दो पेपर लगा लेंगे और छोड़ देंगे। सो किस प्रकार से आप पीवाईक्यू को देखते हैं पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए? गौरव। सर ऑब्वियसली सर पेपर वन एंड पेपर टू में प्रीवियस क्वेश्चंस तो एक्चुअली रूबरू तो सेम भी नहीं आ सकते, कभी कभी आ भी जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत उसके साथ जुड़ा रहता है। सर जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मतलब इससे एक दो क्वेश्चन आ ही जाएगा, जैसे पेपर वन में आ गया। उसके यस कंप्यूटर में सर एक्चुअली जैसे ईमेल में जैसे सीसी एंड ईसीसी ये तो रहता है, तो वो भी देखा था मैं, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आया था 2017 में 18 में, तो इस बार भी मेरा पेपर में भी सेम आया था। तो बिल्कुल। ये चीज तो सर देख पाया सर। और तो बहुत और जो पेपर टू में देखे सर, एक्चुअली जो मोर मॉक देने के लिए, तो ये इस बार तो ज्यादा ऑप्शन, सब तीन ऑप्शंस में से आ रहा था, मतलब हर एक क्वेश्चन में देखिएगा थ्री आंसर्स राइट हो रहे हैं। तो ओवरऑल ऐसे करके वो लोग स्ट्रेटेजी बनाया, लेकिन पूरा कॉन्सेप्चुअली था सर एक्चुअली। राइट जो राइट। सोशल वर्क का वैल्यूज प्रिंसिपल जानेगा, और ये बिल्कुल जो बिल्कुल। आया है, तो जैसे सोशल वर्क का वैल्यूज का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद जैसे कोई भी ऑथर एंड कुछ का नाम रहता है, जैसे पहला बार चाइल्ड लाइन का जो आया था, तो यस यस। उनका नाम से भी इस बार एक क्वेश्चन बना दी, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा ही करके बनाया, मतलब बहुत हाँ, मिलता है सर यही बात। इसलिए पीवाईक्यू में बेसिकली होता है क्या, मैं बताता था क्लास में कि जो चार ऑप्शन होते हैं आपको उनको भी देखना होता है। कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो ऑप्शन में से एक क्वेश्चन बना देते हैं वो लोग। और इस बार जो पैटर्न था, थोड़ा सा क्वेश्चन जो थे लेंदी थे, जैसे कि यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं कि चार उसमें स्टेटमेंट दिए रहते हैं, उसके बाद चार ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें आपके मल्टीपल स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं। तो वैसा पैटर्न अब आ रहा है धीरे धीरे, तो उसके अनुसार हमको स्ट्रेटजी बनानी होगी। और पुराने जो क्वेश्चन हैं उनको आपको अलग तरीके से देखना होगा और अलग तरीके से आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो उसके लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट में अपडेट कर रहा हूँ, ताकि जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से बच्चों को उसका बेनिफिट मिल पाए। एंड बनीता, आपने किस प्रकार से इसको किया, स्पेशली पीवाईक्यू की अगर बात करें तो? सर अगर हम पीक्यू सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस यूनिट से और किस कंटेंट से हमारे आते थे। बहुत सारी क्वेश्चन रिपीट होती थी। पहले तो सेम टू सेम क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी वही क्वेश्चन आते हैं किंतु थोड़ा घुमा के पूछता है। तो बिल्कुल सर। हमें पीक्यू के सारे सारे कंटेंट को भी बहुत सारे क्लियर होना चाहिए था। इसलिए मैं प्रिफर करूंगी कि पीक्यू की बहुत जरूरी है हमारे स्ट्रैटेजी के लिए। अगर हम पीक्यू अच्छे से लगा लेते हैं तो हमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाता है। तो हमें अगर हम पढ़ाई के आते हैं तो बहुत सारे प्रेशर हमें कम हो जाता है यस यस। प्रेफर करती हूँ कि पीक्यू बहुत ज्यादा लगाना चाहिए। ओके ओके। करेक्ट करेक्ट। प्रीवियस क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बेसिकली। उससे क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यूनिट वन के पीवाईक्यू, तो आपने यूनिट वन के जो पीवाईक्यू करेंगे तो उससे आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हमको आइडिया नहीं लगता है कि इसलिए मैं क्वेश्चन प्रेफर कैसे करती आ हूँ कि सकते हैं। पीक्यू बहुत ज्यादा। राइट राइट।
तो इसलिए पीवाई की इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूनिट वाइज भी करना चाहिए, ताकि अगर आप यूनिट वन पढ़ लेते हैं उसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, आइडिया लग जाएगा ये क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। आपने जो पढ़ रखा है क्या वो क्वेश्चन उसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको अलग तरीके से पढ़ने की जरूरत है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो पुराने पीवाईक्यू हैं वैसे तो क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको आइडिया लगता है बेसिकली कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, उसका पैटर्न आपको समझ में आता है, पैटर्न किस प्रकार से बदल रहा है उसको आप वो चीज़ आपको समझ में आती है। तो प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 5 साल के 6 7 साल के करना चाहिए। अगर टाइम ज़्यादा नहीं है तो एटलीस्ट 4 5 ईयर्स के कर लीजिए, दैट इज ऑल्सो एनफ। एंड जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, अगर हम बात करें पेपर टू की स्पेशली, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हैं, पॉलिसी प्रोग्राम्स, लॉ, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप लोग कैसे उसको आपने पढ़ा, क्योंकि मैंने तो बहुत सारा कंपाइलेशन दिया था जो लोग पेड ग्रुप में थे। तो गौरव आप बताइए आपने कैसे उसको आपने कैसे पढ़ा मतलब। सर एक्चुअली कॉम्पाइलेशन के पता चलिए, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, उसके बाद जो कुछ डेट हो गया, कुछ हम लोग का जैसे इंडियन क्या नेशनल वेजेस पॉलिसी था, यस। कुछ था जैसे यस। उसको तो सर थोड़ा रटना पड़ता है। यस। जैसे उसका उसका डेट को सर मैं रफ कागज में लिखता था सर, ओके। रफ में ही, वो नोट नहीं बनता सर, रफ ओके। कागज में लिखता था कौन है ये बुक, एरो करके ये। तो ओके। एक्चुअली उस टाइम के लिए मेरे को ज्यादा दिमाग में चला जाए, तो ऐसे राइट। ही करके मैं स्ट्रेटेजी बना रहा था। आपका जो शॉर्ट नोट था उससे ही सर ज्यादा परफेक्ट सर, और राइट। बहुत हेल्पफुल था सर मेरे लिए। राइट। राइट। फैक्चुअल का मतलब ये होता है कि जितना आप रिवीजन कर पाते हैं, जितना उसको पढ़ते हैं बार बार ना, तो उतना आपके दिमाग में जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया फिर 1 महीने बाद पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि जितने भी लॉ है या पॉलिसी है, प्रोग्राम्स हैं, या बुक्स एंड ऑथर्स हैं, या डे एंड डेट्स, उनको आपको लगातार पढ़ना होगा। एंड बनीता आपने उसको कैसे किस प्रकार से आपने उसके नोट्स बनाया, कैसे उसको पढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं उसके भी। जी जी। हाँ जी, मैं कह रही थी कि मैं बहुत आपकी कंटेंट से पढ़ती थी, ओके। और मैं आर्यन बुक को भी फॉलो करती थी। ओके। ओके। पॉलिसी हुआ, उसे उसके बाद गूगल करके मैं शॉर्ट नोट बना लेती थी उसे फर्दर स्टडी करने के लिए। पर बहुत याद भी रखना पड़ता था, क्योंकि हमें बहुत सारा पॉलिसी हमें क्या है कि एक जैसा लगता था, हम्म। इसलिए बहुत सारे को करती थी और यस। करके आपकी कंटेंट भी फॉलो करती थी। यही मेरी स्ट्रेटेजी था। ओके। 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 थैंक यू। अभी बेसिकली अगर हम बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम से 1 2 महीने पहले जो रिवीजन हम करते हैं, तो रिवीजन के रिगार्डिंग मैं पूछना चाहूंगा कि रिवीजन आप लोगों ने कैसे किया, क्योंकि रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप 6 महीने पढ़िए, 8 महीने पढ़िए, 1 साल पढ़िए, अगर आप प्रॉपर से रिवीजन नहीं करेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन आप नहीं कर पाएंगे रिजल्ट में अच्छे से। तो गौरव आपने रिवीजन कैसे किया और किस प्रकार से आपने दोनों पेपर के लिए, पेपर वन पेपर टू के लिए क्या स्टडी थी रिवीजन के लिए। सर एक्चुअली रिवीजन के लिए जो जो मैंने मॉक ऑलरेडी दे दिया था, तो उसको एनालिसिस करता था सर बढ़िया से। ओके। और बेसिकली और जो क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शंस था उसको भी थोड़ा मैं गूगल में सर्च कर देता, तो व्हाट इज ऑल अबाउट, ओके। मतलब इसका मतलब सब कुछ मैं जानना की कोशिश कर रहा था। और जो भी मेरा जो स्क्रीनशॉट का तरह मैं कुछ किया था तो उसको मैं देखता था। तो और कभी कभी रफ में कुछ मैं शायद याद नहीं हो पा रहा है, मेमोरेबल नहीं हो रहा है, तो उसको मैं रफ में कर लेता था। तो लास्ट का 1 महीने सर यही करता था। और जो मॉक तब भी कुछ मेरा रिमेनिंग मॉक था, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड लेट। तो वो लेट मॉक देकर वो मॉक को एक दिन इंटरवल के बाद फिर से एनालिसिस करना सर। उसके बाद जो प्रीवियस मॉक दिया था उसको भी एनालिसिस करना। तो यही सर एक्चुअली मेरा स्ट्रेटेजी था, एनालिसिस ऑफ मॉक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपका यूनिट वाइज जो था इसको ज्यादा एनालिसिस करना सर, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था मेरा बिल्कुल एनालिसिस। बिल्कुल, एनालिसिस जरूरी है। मैं क्लास में भी बोलता था कि आप जो भी कर रहे हैं क्वेश्चन, मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन किए, तो आप ये देखिए कि 100 में से आपके कितने गलत हुए थे, तो उन पे आपको फोकस करना है, ना कि पूरे क्वेश्चन पे। इससे आपका टाइम बचेगा और वो क्वेश्चन आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, और जो गलत हुए थे उन पे आपका फोकस रहेगा। तो ये बेस्ट तरीका होता है, एनालिसिस करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसका एनालिसिस करिए कि कितने क्वेश्चन गलत हुए, क्यों गलत हुए, क्या क्या चीज़ें हमको आती नहीं है, या जो भी मिस्टेक्स हुई। सो दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज, चाहे वो थ्योरी हो चाहे प्रीवियस क्वेश्चन हो। ओके। सो एंड व्हाट अबाउट बनीता, आपने किस प्रकार से इसका रिवीजन किया पेपर वन पेपर टू के लिए एग्जाम से पहले, तो कितने दिन पहले आपने स्टार्ट कर दिया रिवीजन काइंड ऑफ पेपर वन पेपर टू। पहले मैं जब 2 अटेम्प्ट किया था, मेरा नेट हो पाया सिर्फ। ओके। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मेरा ही किस पेपर से मैं छूट रहा है। ओके। इसलिए मैं उससे ही मैं मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाती थी, और मैं जो शॉर्ट नोट बनाती थी उससे ही मैं क्लियर हो जाती थी कि कहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आती थी। और आप भी प्रोवाइड करती थी यूनिट वाइज सारी कॉन्सेप्ट यानी क्वेश्चंस भी, यस। थ्योरी भी आप प्रोवाइड करती थी।
जब मैं छोड़ देती थी फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में जो दिया था, थ्योरी मुझे ज्यादा ठीक है परेशान लगती थी, इसलिए मैं छोड़ देती थी। लेकिन अभी मैं सब सारे को पढ़ना जरूरी माना करती थी। तो अभी कुछ भी मुझे लगता था, अगर एक भी हम कुछ छोड़ देते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिल सकता है, जार भी नहीं मिल सकता था। इसलिए मैं सब कुछ पढ़ा, किसी भी नहीं छोड़ा कि ये मेरा वीक है, ये स्ट्रांग है, सारे को मैं मैनेज करके पढ़ती थी। ओके ओके, थैंक यू। सो बेसिकली दिस विल बी द लास्ट लास्ट क्वेश्चन कि अभी जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल स्ट्रेटजी को लेकर के, प्लान को लेकर के, जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं पढ़ाई। ओके, तो काइंड ऑफ अगर आप कुछ उनके लिए कुछ बोलना चाहें सर ऐसे एक्चुअली हाँ। जो पहला बार ये एस्पायर कर रहा है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, कोई बुक तो जरूर खरीदना चाहिए, लेकिन बुक में अगर वो सिलेबस और चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करेगा, लगेगा यार मेरे को तो कंप्लीट करने में बहुत दिन लग जाए, तो यस, उससे अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले देख ले, तो उससे एक अंडरस्टैंडिंग एंड ओवरव्यू मिलता है। तो बिल्कुल आई थिंक अच्छा से अगर वो एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेता है बढ़िया से, उसको भी एनालिसिस करता है, उसका बाद वो अगर गेट बैक टू द मेन सिलेबस और मेन चैप्टर, तो उसके लिए आसान हो जाता है बहुत कुछ चीज, मतलब वो जान गया ऑलरेडी। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये, और जिसका अपना जो प्रायर बेसिक रहेगा, तो उसके लिए और भी थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, यही राइट सजेस्ट राइट, करूंगा। बिल्कुल। वनीता, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी जी। हाँ। मैं अगले बच्चे को ये कहना चाहती हूँ कि पीक्यूआई बहुत जरूरी है, आपको पीक्यूआई भी लगाना चाहिए। और जो भी एक दो जो भी बच्चे हैं कि उन्हें लगता है कि एक बार मिस हो गया तो हम अगले अटेम्प्ट नहीं देंगे, हम्म। उन्हें मैं कहना चाहती हूँ कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। आज नहीं हुआ तो अगले दिन भी हो सकता है। तो आपको जो भी आपको करना चाहिए कि जो भी छूट रहा है आपके, उससे आपको स्ट्रांग बनाना चाहिए, और उससे ही आपको क्लियर हो सकता है। तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ना बिल्कुल। कि हमें एक दो अटेम्प्ट से हार मान के वो छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मेरे टेलीग्राम के बच्चे सारे मुझे यही कह रहे थे कि हमारे नहीं हो पाता है, तो हम्म। हम अगले नहीं देंगे। मैं उन्हें भी कहना चाहती हूँ कि आप बस ध्यान से पढ़ाई कीजिए, सब कुछ छोड़ के आपको जरूरी हो सकता है। ओके, बिल्कुल करेक्ट आपने बोला, वेरी इंस्पिरेशनल। और जैसे जो बच्चे होते हैं इनको लगता है कि 2 अटेम्प्ट हो गया, 3 अटेम्प्ट हो गया, तो कभी कभी लगता है कि यार छोड़ दें पढ़ाई या उसको गिव अप कर देते हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप कंटिन्यू करिए, आपके पास समय है तो आप उसको और पढ़ लीजिए। जो लोग जॉब करते हैं, जैसे कि गौरव ने बताया कि बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, उनको लगता है कि अब जॉब करके हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने भी जॉब करके ही तैयारी की थी, गौरव ने भी जॉब करके तैयारी की, तो जॉब के साथ साथ तैयारी हो सकती है। और अपनी स्ट्रेंथ देखिए, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप और बेहतर कर सकते हैं। आपका टेम्परामेंट अलग होता है डिफरेंट तरीके से, राइट? तो आप हो सकता है और बेहतर कर पाएं। और जो लोग फुल टाइम देते हैं स्टडी के लिए, वो और उनके पास समय ज़्यादा होता है, तो उसका उनके पास अलग बेनिफिट होता है। ओके, तो सभी के पास कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ वीकनेस होती है, उसको आप समझिए, अंडरस्टैंड करिए, फिर तैयारी करिए। और जो लोग नए एस्पिरेंट हैं जो स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन एक लगाइए, देखिए कि आप कहाँ पर है, आपको कितना आता है, कौन कौन सी चैप्टर आपको नहीं आते, कुछ भी नहीं आता, तो फिर आप उसी हिसाब से तैयारी स्टार्ट करें। आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आप 40%, 50%, 60% कितना पेपर कर पा रहे हैं। तो उसके अनुसार आप पेपर की तैयारी करिए, पेपर 1 की, पेपर 2 की। कभी कभी पेपर 1 की हमारी तैयारी अच्छी होती है, फॉर एग्जाम्पल जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं तो उनको 4-5 चैप्टर तो वैसे भी आते हैं, राइट? तो उनको कम पढ़ना होता है पेपर 1 के लिए। तो आप पेपर 2 पे फोकस करिए, क्योंकि पेपर 2 पे आपका इतना स्ट्रांग नहीं होता है। और जो लोग MSW करते हैं या जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होता, तो उनका पेपर 2 थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, उन्होंने थ्योरी पढ़ी होती है पहले से। सो वो पेपर 1 पे फोकस कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या वीकनेस है, कैसे आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों को फॉलो करना है। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी एंड दिस इज द काइंड ऑफ, यू कैन से दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। सो थैंक यू सो मच वनीता एंड गौरव, आपने ज्वाइन किया और आपने अपने जो व्यू रखे, आपकी जो स्टडी थी, आपके जो प्लान्स थे, बताया आपने। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीबडी जो भी वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज यू कैन शेयर दिस वीडियो टू ऑल एस्पिरेंट्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू गौरव, थैंक यू वनीता। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।